हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 19 कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग संविधान के भाग 15 के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग भाग 13 और 14 के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये पढ़ने के बाद। और सारा हम लोग ऑन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टू दी पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भाग 15 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाग 15 में क्या क्या है। निर्वाचन चुनाव अनुच्छेद 324 है। इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो निर्वाचन और चुनाव के बारे में बताया गया है आर्टिकल 324 में। इसमें चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण, निर्देशक एवं अधीक्षण का अधिकार होता है। तो निर्वाचन आयोग के पास क्या अधिकार होता है? निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण, निर्देशक, निर्वाचन जब भी होता है इलेक्शन का, उसका जितना भी अधिकार होता है वो सब किसके पास होता है? तो निर्वाचन आयोग के पास होता है। ये सब कितना में दिया गया है? तो आर्टिकल 324 में दिया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, किंतु तारकोंडे समिति के सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो पहले तो एक सदस्यीय था निर्वाचन आयोग, लेकिन तारकोंडे समिति जो थे उनके सिफारिश पर ही ये अभी 3 सदस्यीय बना दिया गया है। तीनों सदस्यों की शक्तियां समान होती है। 61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था? पहले तो स्टार्टिंग में तो इसकी आयु कितनी थी? मताधिकार की इलेक्शन में हम लोग वोट देने का अधिकार जो था उसमें कितना आयु कंपलसरी था पहले? तो पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जब हुआ तब उसका आयु 21 से 18 हो गया, जो कि अभी वर्तमान में भी है। 18 वर्ष आयु है न्यूनतम। नोट में है वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है। तो वोट देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार तो है ही, लेकिन एक राजनीतिक अधिकार भी है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो करते तो हैं राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किनके सलाह पर कोई भी कार्य करते हैं राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो अभी है राजीव कुमार है। निर्वाचन आयुक्त का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता। निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका कोई भी किसी भी प्रकार का शपथ ग्रहण नहीं होता है। उनकी आयु कितनी होती है? अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष में उनका रिटायरमेंट हो जाता है। उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो सभी निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 होती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? रिटायरमेंट का एज कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। यह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। तो इनको हटाने के लिए इन पर महाभियोग लगाया जाता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा पर पद से हटा देते हैं। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन करती है। तो निर्वाचन आयोग जो होते हैं ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का निर्वाचन करती है। इन सब का निर्वाचन कौन करती है? तो निर्वाचन आयोग ही करते हैं। रिमार्क में है पीएम तथा सीएम का निर्वाचन नहीं बल्कि उनका क्या होता है? नियुक्ति होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और चीफ मिनिस्टर उनका निर्वाचन नहीं होता, उनका नियुक्ति होता है। जबकि पंचायत तथा नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर ले, ध्यान में रख ले कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं उनका निर्वाचन नहीं होता है। उनका क्या होता है? तो उनका नियुक्ति किया जाता है।
अनुच्छेद 327 में क्या है? इसके अनुसार संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो इसके अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचन संबंधित कानून होते हैं उसका अधिकार किसको है? तो संसद को है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को तैयार करवाता है। मतदाता सूची को भी कौन करवाता है तैयार? तो कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग ही करवाता है। अनुच्छेद 328 में क्या है? इसके अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कानून संविधान के प्रारूप के अनुरूप राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन परिसीमन के विषय में कानून संसद ही बनाएंगे। तो इसके अनुसार क्या होता है कि संसद द्वारा जो भी कानून बनाई जाती है संविधान के प्रारूप के अनुसार, उसमें विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून जितना भी बनेगा वो कौन करेंगे? राज्य विधानमंडल ही करेंगे। लेकिन परिसीमन के विषय में जो भी होगा वो सब कौन बनाएगी? सारे नियम कौन बनाएंगे? तो संसद बनाएंगे। अनुच्छेद 329 है। इसके अनुसार निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 329 में क्या लिखा गया है कि इसके अनुसार निर्वाचन के संबंध में जो संसद या राज्य विधानमंडल जो भी कानून बनाती है उसको न्यायालय में चुनौती, मतलब उसको उस पर FIR नहीं दिया जा सकता, उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। ये सब जो भी होगा ये यहीं पर सिमट के रह जाएगा, इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं? तो DM होते हैं। तो जिला का जो सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो DM होते हैं। निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची वोटर कार्ड बनाती है। तो निर्वाचन आयोग जो होते हैं समय समय पर मतदाता सूची बनाती है कि क्या क्या लिस्ट बनाया जाता है, क्या क्या कहाँ होगा, और वोटर कार्ड बनाया जाता है। यह जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम ना जोड़ सकती है और ना ही हटा सकती है। तो ये जो है जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम ना ही जोड़ सकती है ना ही हटा सकती है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा करती है जो चुनाव से संबंधित नियम कानून होता है। तो आचार संहिता कब लगाया जाता है? तो कभी भी चुनाव के समय ही लगाया जाता है, निर्वाचन के समय ही लगाया जाता है। तो वही है कि निर्वाचन आयोग आचार संहिता की घोषणा करती है जो चुनाव के संबंधी नियम होते हैं। तो जब भी चुनाव आता है तो उसी समय आचार संहिता लगाया जाता है। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। तो यही नियम है आचार संहिता में। ये भी आता है कि चुनाव कभी भी समाप्त होता है या फिर चुनाव जो स्टार्ट होता है जब भी वोट देने का समय, उसके 48 घंटा पहले से चुनाव का प्रचार करना बंद कर सकते हैं। आप पहले कितना भी कर ले, कैसे भी कर ले, लेकिन 48 घंटे ये बंद कर देना होता है चुनाव का प्रचार करना। कोई सदस्य यदि अयोग्य है और वह निर्वाचित हो चुका है तो उसकी अयोग्यता की जानकारी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को दे देते हैं और वो ये सदस्य को हटा देते हैं। तो कोई भी ऐसे सदस्य होते हैं जो कि अयोग्य होते हैं लेकिन उनका निर्वाचन कर दिया जाता है तो उसकी अयोग्यता की जानकारी कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति को दिया जाता है या राज्यपाल को दिया जाता है और वही इनको हटा सकते, वही इस सदस्य को हटा सकते हैं। और इसकी जानकारी कौन देंगे? तो इसकी जानकारी देंगे निर्वाचन आयोग देंगे। और किनको देंगे? राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को देंगे और वही इस सदस्य को हटाएंगे। निर्वाचन का नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जो होते हैं, जिला में निर्वाचन का दायित्व DM पर होता है। अपने जिला को 4 या 5 निर्वाचन खंड में बांटकर उसे रिटर्निंग ऑफिस RO को जिम्मेदारी दे देता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, DM जो होते हैं, तो मुख्यतः तो उन पर ही जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन वो अपने से जो नीचे पद के लोग होते हैं उन पर अपनी जिम्मेदारी 4-5 खंड में बांट करके उनको दे देते हैं कैसे कैसे क्या कार्य करना है। दूसरा है रिटर्निंग ऑफिसर। यह एक खंड का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तीसरा है प्रेसाइडिंग ऑफिस PO है। यह RO के अधीन होता है। इसका कार्यक्षेत्र छोटा होता है। यह एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज कौन होता है? तो इंचार्ज होता है PO, प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ये इससे बड़े पोस्ट होते हैं, उन्हीं के अंदर ये आते हैं, पोलिंग बूथ जो कि पोलिंग बूथ का इंचार्ज संभालते हैं। पोलिंग ऑफिसर क्या होते हैं? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अधीन होता है। पोलिंग ऑफिसर एक होते हैं जो कि ID मिलाते हैं। 2 पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो ID नंबर का नोट करके स्याही लगाता है। और 3 पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो EVM को
पावर सप्लाई देता है। पांचवा क्या है, पोलिंग एजेंट। यह चुनाव लड़ रहे नेता का करीबी व्यक्ति होता है। इसकी नियुक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। यह मतदान करने जा रहे लोगों की मदद करते हैं। चुनाव समाप्त होने के बाद पोलिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर सभी ईवीएम मशीन को एक साथ जमा करके पुलिस सुरक्षा के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को अपना ये सारा कुछ सौंप देते हैं। जो भी वोटिंग हुआ रहता है तो ईवीएम मशीन उनको सौंप देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सभी ईवीएम को डीएम की उपस्थिति में स्टोरेज रूम में रख करके सील कर देते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। तो ऐसे होता है निर्वाचन की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। कैसे होती है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं मतदान करने जा रहे लोगों की मदद करते हैं, और चुनाव जो समाप्त होने के बाद पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सभी क्या करते हैं, तो ईवीएम मशीन को एक साथ जमा करके पुलिस सुरक्षा में ही ले करके जाते हैं। कहाँ ले करके जाते हैं, किनको सौंपते हैं, तो ये अब रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देंगे। और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो ईवीएम किनको सौंपते हैं, डीएम की उपस्थिति में क्या करते हैं, स्टोरेज रूम में रख देते हैं और उसको सील करके रख दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जहां पर ईवीएम मशीन रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। मतगणना के दिन इसी स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम के सील को तोड़कर मतगणना होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट एसएम यही ईवीएम मशीन की तकनीक समस्या को दूर करता है। तो कभी भी ईवीएम मशीन में कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो कौन इसको सुलझाते हैं, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट सुलझाते हैं, एसएम सुलझाते हैं। आम चुनाव क्या होता है, जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस समय हुआ चुनाव आम चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये जो होता है आम चुनाव, जब भी जो भी एक कार्यकाल होता है 5 वर्षों का वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें जितने भी सरकार के जितने भी अंग है, जो लोग भी है, वो सब अपना कंप्लीट कर लेते हैं और फिर से जो चुनाव होता है उसी को आम चुनाव कहते हैं, जो कि नॉर्मली तौर पे होते हैं। यह कितने वर्षों के लिए होता है, तो यह 5 वर्षों के लिए होता है। जैसे कि 2014 में हुआ था, फिर 2019 के लोकसभा में हुआ था। ये एक आम चुनाव का उदाहरण है। मध्यवर्ती चुनाव क्या है, जब कोई सरकार अपनी 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो उसके स्थान पर कराया गया चुनाव क्या है, मध्यवर्ती। मतलब समय अपना पूरा नहीं कर पाया, बीच में ही छूट गया, तब जो चुनाव होगा उसको क्या कहेंगे, तो मध्यवर्ती चुनाव कहेंगे। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। ये भी पूरे 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये तो पहले वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये मध्यवर्ती चुनाव हो जाता है। उपचुनाव क्या है, किसी सदस्य का सीट खाली होने पर उसके स्थान पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। तो किसी सदस्य का जो सीट खाली हो जाता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या इस्तीफा दे देते हैं, या महाभियोग लगा करके हटा दिया जाता है, कुछ भी कारण होता है, उसके जगह पर जो सीट खाली होता है तब जो चुनाव कराया जाता है उसी को उपचुनाव कहते हैं। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। प्रॉक्सी मतदान, सैनिक कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान के लिए कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। तो प्रॉक्सी मतदान क्या होता है, जब कोई भी सैन्य कर्मचारी जो कि सेना में है वो तो आ नहीं सकते हैं, अब युद्ध छोड़ करके, या बॉर्डर पे हैं जो इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, तो वो इलेक्शन के समय में तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ भी तो देखभाल करना होगा। तो वो अपना जो मतदान होता है वो दूसरे को बोलते हैं देने के लिए, या फिर कोई आदमी जो है विदेश में कार्य करता है और विदेश में अच्छे पोस्ट पर है तो वो भी चाहे तो वो भी दूसरे को करवा सकते हैं, दूसरे को बोल सकते हैं कि मेरे बदले आप मतदान दे देना, उसी को प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। प्रत्यावर्तन का अधिकार, यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसके तहत जनता चुने गए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है। यह केवल मध्य प्रदेश में लागू है और वो भी पंचायत स्तर पे। तो प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या है, यह एक ऐसा विशेष अधिकार है जिसके तहत जनता अपना जो चुना हुआ नेता है उसको कार्यकाल पूरा होने से पहले भी मतदान के माध्यम से वापस बुला सकते हैं। मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 साल का कार्यकाल है, नहीं कंप्लीट किया, उससे पहले भी अगर उसके कार्य से संतुष्टि नहीं है तो उसको बुला सकते हैं। यह केवल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में लागू है और वो भी वहाँ के पंचायती स्तर पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद कर ले। राजनीतिक दल
मूल संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया था। किसी दल को चुनाव चिन्ह देना, क्षेत्रीय दल घोषित करना, राष्ट्रीय दल घोषित करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो ये सब कार्य किसका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव चिन्ह किसी का क्या होगा? क्षेत्रीय दल किस क्षेत्रीय दल से वो लड़ेंगे, राष्ट्रीय दल क्या होगा, ये सब किनका कार्य है? तो निर्वाचन आयोग का कार्य है। क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें क्या है? क्षेत्रीय दल के लिए 3 शर्तें हैं। किसी एक शर्त को पूरा करने पर भी उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो क्या क्या है देख लेते हैं। उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट एवं दिए गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट प्राप्त हो। उस समय में उस राज्य में डाले गए कुल वोट का 8% या लोकसभा में डाले गए वोट का 6% होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो शर्तें हैं वो देख लेते हैं। 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का 2% सीट अर्थात 11 सीट प्राप्त किया हो। तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए 3 जो होते हैं अलग अलग राज्यों से लोकसभा का 2% सीट मतलब कि 11 सीट प्राप्त किया हो तब उसे राष्ट्रीय पार्टी मिल सकती है। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से वैध मतों का 6% मत एवं लोकसभा का 4 सीटों पर जीत दर्ज किया हो। कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। कम से कम कितने राज्यों में? तो भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया हो। चौथा क्या है? लोकसभा अथवा राज्य विधान तथा चुनाव में किसी 4 राज्य अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। इनमें से कोई एक शर्त पूरा करने पर राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जितने भी है चारों शर्त, चारों में से कोई भी एक अगर शर्त पूरा हो गया तो राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय दल घोषित हो जाने के बाद उस पार्टी को स्थायी चुनाव चिन्ह, सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध किया जाता है। राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? तो 6 है। क्या क्या है, कौन सी है, कब स्थापना हुआ, संस्थापक कौन थे, चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। और चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा है कांग्रेस का। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है माकपा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो पीए डांगे थे। और इसका चिन्ह क्या है? हथुआ, हथौड़ा और तारा है। और तीसरा है भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी है। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संस्थापक। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है। बहुजन समाज पार्टी बसपा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो काशीराम है। और हाथी चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी, आप का संस्थापक कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। तो आम आदमी के संस्थापक कौन है? तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल है। और स्थापना कब हुई है? 2012 में हुई है। और इसका क्या छाप है? तो झाड़ू है। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और पीए संगमा इसके संस्थापक है। और किताब इसका चुनाव चिन्ह है। नोट में है वर्तमान समय में 54 पार्टियों को क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। अब हम लोग दलीय व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। एक दलीय व्यवस्था होता है वैसा देश जहां कई सारी पार्टियां होती है लेकिन सत्ता में हमेशा एक ही पार्टी की सरकार रहती है, उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चीन और रूस में जो है वो एक दलीय व्यवस्था है, मतलब वहाँ पे कई सारी पार्टियां तो है लेकिन जब सत्ता में रहेंगे तो एक ही दल के पार्टी रहेंगे, एक ही पार्टी रहेगी सरकार में, तो उसे ही एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो चीन है और रूस है। चीन और रूस में क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था वैसा देश जहां कई सारी पार्टियां होती है लेकिन सत्ता में हमेशा 2 राजनीतिक पार्टी रहता है, उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि क्या है? अमेरिका डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, और ब्रिटेन लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दोनों वहाँ पे सत्ता में है, तो वहाँ पे भी द्विदलीय है। तो द्विदलीय में क्या होता है? अमेरिका में है, जैसे कि वहाँ पर
बहुत सारी पार्टियां तो है, लेकिन सत्ता में हमेशा दो राजनीति पार्टी रहता है, तो वही दोनों मिलकर के पूरा देश को संभालते हैं, सत्ता संभालते हैं। उसे ही द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? वैसा देश जहां कई सारी पार्टियां होती है और सत्ता में कोई भी पार्टी की सरकार बन सकती है, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हमारा देश है, हमारा देश क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी पार्टियां हैं और कोई भी जहाँ से जो जीतते हैं उनकी सरकार होती है। ऐसा नहीं कि एक ही दल का सरकार रहेगा, एक ही पार्टी वही पूरे देश में शासन चलाता है, ऐसा नहीं है ना हमारे देश में। तो इसीलिए ये बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं और कोई भी पार्टी की सरकार बन सकती है और बनती भी है और है भी, अभी भी वर्तमान में है, जैसे कि अभी हमारा देश भारत है। दल बदल क्या है देखते हैं। दल बदल विरोध कानून, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो दल बदल का विरोध किया गया था कब? 1985 में किया गया था, 52वां संविधान संशोधन के दौरान। दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो दल बदल को कितना में जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। नोट में है, दल बदल कानून के अध्यक्ष के सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाते हैं। जिस व्यक्ति पर दल बदल का कानून लग जाता है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो दल बदल क्या होता है कि अगर कोई चुनाव लड़ता है किसी भी पार्टी से, जैसे भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनाव लड़ा, बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत गया, जीतने के बाद वो अब कांग्रेस में नहीं जा सकता है। जीतने के बाद वो दल बदल नहीं कर सकता है कि हाँ अब जीत गया। अगर वो चला गया दूसरे पार्टी में तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। निम्न परिस्थितियों में दल बदल कानून लगता है यदि कोई अपनी पार्टी को बदल कर पूरी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। तो अगर कोई भी अपनी पार्टी को बदल करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको दल बदल कहेंगे। यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य निर्वाचित होने के 6 माह के बाद बन जाए, तो यदि निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वो किसी भी पार्टी का सदस्य निर्वाचित होने के 6 महीने बाद बन जाए तो उसे भी दल बदल कहते हैं। यदि पार्टी की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले उसे दल बदल कहेंगे। यदि पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत मतदान करे, पार्टी मतलब है बीजेपी में और कर देगा कांग्रेस में, तो वो भी दल बदल हो जाएगा। यदि मतदान के समय वह अनुपस्थित रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष उसे माफ़ न करे तो मतदान के समय पर रहना जरूरी होता है। तो मतदान के समय उपस्थित रहना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर नहीं उपस्थित रहता है तो उसे भी दल बदल कहेंगे। अगर उसे माफ़ नहीं करता है उस पार्टी के अध्यक्ष तो उसे भी दल बदल कहेंगे। निम्नलिखित परिस्थितियों में दल बदल कानून नहीं लगता है यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए। अगर दो पार्टी जुट जाए तब तो सारे लोग चले गए तो फिर उसको दल बदल नहीं करेंगे। जैसे कि एनडीए और यूपी है तो इसको दल बदल ये नहीं हुए थे। यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को निकाल दिया हो तो उसे दल बदल नहीं कहेंगे। पार्टी खुद उसको निकाल रहा है तो उसे भी दल बदल नहीं कहेंगे क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहा। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया गया था तो वो दल बदल नहीं था। यदि 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर निकल जाए तो उसको भी नहीं। अब 3 भाग में 2 भाग अगर चला जाए तो उसको भी दल बदल नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम आदमी जा रहा है तो उसको दल बदल नहीं कहेंगे। यदि 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे भी दल बदल नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मत है जाने में, दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने में, तो उसको दल बदल नहीं कहेंगे। यदि 2 या अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए, मतलब 2 पार्टी अगर जैसे एनडीए और बीजेपी मिल जाती है तो वो दल बदल नहीं होता है। या फिर और भी उसमें पार्टी जो छोटे मोटे पार्टी होते हैं जिसमें कम सदस्य जीते हुए, तो वो लोग भी अगर मिल जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं करेंगे। दल बदल कानून केवल चुनाव जीते हुए व्यक्ति पर लगता है, न कि चुनाव हारे हुए व्यक्ति पर। तो जो चुनाव जीते हैं और तब अगर चले जाते हैं दूसरे पार्टी में तब उस पर दल बदल कानून लगेगा। मतलब बीजेपी से जीत करके कांग्रेस में नहीं चले जाएंगे, और कांग्रेस से अगर जीत गए, कांग्रेस में रह करके जीते हैं और बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आप पे दल बदल लग जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश के भीतर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की योजना को ही एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है। तो देश के भीतर लोकसभा और विधानसभा दोनों का जो चुनाव एक साथ कराया जाता है उसी को एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से देश के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, विकासात्मक कार्य तेजी से होगा, क्योंकि एक बार ही जितना कार्य होगा हो जाएगा। हर हमेशा ये नहीं कि इलेक्शन होते ही रहेगा, तो इसीलिए वो जल्दी से होगा और खर्च भी थोड़ा कम होगा।
प्रारंभ में भारत में लोकसभा में विधानसभा का चुनाव 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुआ करते थे। तो पहले तो जनसंख्या भी कम था तो चुनाव हो जाता था एक साथ लोकसभा और विधानसभा का। तो 1952 से 1967 तक एक साथ ही चुनाव हुआ करता था। इसके लिए 2 दिसंबर 2023 को रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव होने का लाभ क्या क्या है? राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च में कमी आएगी। अब एक साथ होगा तो ऑफकोर्स खर्च भी थोड़ा कम होगा, तो राजनीतिक दलों में कम खर्च होगा। देश के ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, देश के ऊपर भी आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। एक साथ सब कुछ हो जाएगा, खर्च कम होगा। चुनावी व्यवस्था के कारण विकासात्मक कार्य पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो चुनावी व्यवस्था के कारण विकासात्मक जो भी कार्य है उस पर कम प्रभाव पड़ेगा। आदर्श आचार संहिता के कारण प्रमुख नीतिगत निर्णय में विलंब का कारण बाधा उत्पन्न नहीं होगा। तो चुनावी जो भी चुनावी व्यवस्था होता है उसमें तो सारा कुछ, जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो देश का सारा कुछ चला जाता है चुनाव प्रक्रिया में ही चला जाता है। तो इधर जो भी ग्रोथ रहता है, जैसे कि जो भी कार्य रहता है देश का, वो रुक जाता है। तो उसमें कम प्रभाव पड़ेगा अगर एक साथ हो जाएगा तो। और आचार संहिता के कारण नीतिगत निर्णय में विलंब का कारण मतलब देरी नहीं होगा, कार्य जल्दी हो जाएगा। विश्व में जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन ऐसा देश है जहां एक साथ चुनाव होता है। तो कहाँ कहाँ एक साथ चुनाव होता है? तो जर्मनी में होता है, ब्रिटेन में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, स्वीडन में होता है। तो वहाँ पर एक साथ चुनाव होता है और वहाँ अच्छे से ग्रोथ भी हो रहा है। बैलेट पेपर। भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था, जिसे मतदान पेटी में जमा किया जाता था, किंतु इससे गिनती में बहुत अधिक समय लग जाता था, जिस कारण इलेक्शन वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। तो पहले क्या होता था? पहले बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था और बैलेट पेपर होता था एक पेपर जिसपे सब अपना जो भी जिसको भी वोट करना है वो करके रखते थे एक पेटी में, मतदान पेटी में। लेकिन जब उसकी गिनती होती थी तो गिनती में बहुत समय लग जाता था, गिनती में थोड़ी दिक्कत बहुत आती थी। तो इसीलिए अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है जो कि ईवीएम आ गया, उसका उपयोग होने लगा है। नगर पालिका के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता है, जबकि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। तो नगर पालिका का जो भी चुनाव होता है उसमें क्या ईवीएम का प्रयोग होता है, और पंचायत चुनाव में किसका प्रयोग होता है? तो बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण 1982 ईस्वी में केरल के उपचुनाव में हुआ था। तो कब हुआ था ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था पहली बार? तो केरल के उपचुनाव में हुआ था। ईवीएम का व्यापक प्रयोग 1998 ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में हुआ था, जो कि राजस्थान में हुआ था। तो व्यापक प्रयोग हुआ था पहली बार राजस्थान में, विधानसभा के चुनाव में हुआ था 1988 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1999 में पहला राज्य गोवा था जहां सभी बूथ पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले 1999 ईस्वी में गोवा में सभी बूथ पर ईवीएम का प्रयोग किया था एक साथ, मतलब पूरे राज्य में ही प्रयोग किया था। कब? 1999 ईस्वी में, और गोवा में किया गया था। 2004 के लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में हुआ है। और 2004 में जो चुनाव हुआ है, पहले तो 1999 में चुनाव हुआ तो गोवा में पहले करवाया गया पूरे राज्य भर में, और उसके बाद वो सक्सेस हो गया तो 2004 में करवाया गया, जो कि पूरे देश में ईवीएम लग गया था। कब से? 2004 से। 2013 में नॉन ऑफ द एबव का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि नोटा हम लोग बोलते हैं। तो नोटा का प्रयोग कब से स्टार्ट हो गया? आप अगर आप नहीं चाहते हैं, जो भी उम्मीदवार खड़े हैं आपके क्षेत्र में या जो भी है उम्मीदवार, और आप उन सब में से किसी को भी नहीं चाहते हैं कि वो ना बने, जो भी पद पर खड़े हैं, आपको पसंद नहीं है वो, तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, नोटा का वोट दे सकते हैं, जो कि किसी के पास नहीं जाएगा। आप ज़बरदस्ती किसी को वोट देना नहीं पड़ेगा। ये कब हुआ था? 2013 से स्टार्ट हो गया था। नॉन ऑफ दी एबव का प्रयोग किया जाने लगा और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुआ था। ईवीएम मशीन में एक अलग से वीवीपीएटी वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग 2017 से प्रारंभ हुआ। यह मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है कि वह किस प्रत्याशी को वोट दिया है। वर्तमान में वीवीपीएटी के M3 वर्जन संस्करण का प्रयोग हो रहा है। तो अभी वीवीपीएटी का M3 वर्जन का प्रयोग हो रहा है। मतदान की स्याही सिल्वर नाइट्रेट की होती है। मतदान की स्याही किस चीज़ की होती है? सिल्वर नाइट्रेट की होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर ले। मतदान की स्याही
किस चीज़ की होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है मतदान की स्याही। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। तो मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चुनाव के बारे में पढ़ लिए, भाग 15 के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए हैं। निर्वाचन कैसे होता है, क्या क्या इसमें नियम होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, हम लोग इसके बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो अगले क्लास में हम लोग भाग 16 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो कुछ विशेष प्रावधान होते हैं पिछले वर्गों के लिए, पिछड़े हुए जो वर्ग होते हैं हमारे देश में उनके लिए, उसके बारे में वो बताया गया। जो भी जितने भी कास्ट होते हैं तो उस सब के बारे में बताया गया है भाग 16 में। तो अगले क्लास में हम लोग ये सब कंप्लीट इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।